नमस्कार, मैं हूं अजय। स्वागत है आप सभी का खबर मतलब की में। खबर मतलब की यानी आपके मतलब की सभी खबरें, और इन खबरों का क्या मतलब, बात इसकी भी होगी। और सबसे पहले बात कुंभ में राम राम। जी हां, कुंभ में अब राम मंदिर बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। साधु संत अनुष्ठान कर रहे हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये जो दिए जल रहे हैं, ये राम नाम के दिए हैं। दरअसल शिव हरि योगी मौनी महाराज ने कुंभ में 11 लाख दिए जलाने के संकल्प के साथ विजय श्री महायज्ञ शुरू कर दिया है। उनका दावा है कि 28 साल में वो 3 करोड़ दिए जला चुके हैं। हमारी टीम ने इस मौनी बाबा से बात की, तो देखिए क्या स्वर उभर रहे हैं कुंभ से राम मंदिर को लेकर। निर्माण को लेकर शिव हरि योगी मौनी महाराज एक अनुष्ठान कर रहे हैं और 11 लाख दिए जलाने का उनका संकल्प है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर विजयश्री महायज्ञ भी कर रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। महाराज बताएं किस तरह का संकल्प है। यहाँ पर त्रिशूल भी लगाए गए हैं, कलश रखे गए हैं और 5 चक्री ये कुंड का क्या महत्व है। देखिए, यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भव। यज्ञ से ही समस्त क्रियाओं की सिद्धि होती है। यज्ञ से ही भगवान राम का अवतार हुआ था। यज्ञ के माध्यम से ये भगवान राम के मंदिर का निर्माण भी होगा। इसी विश्वास के साथ 28 वर्षों से राम मंदिर निर्माण हेतु मैं निरंतर महायज्ञ का संकल्प लेकर के चला हूं, क्योंकि दीप देव देवेश कर्म साक्षी समुद्भव यावत पूजाम करिष्यामि तावत त्वं सुस्थिरो भव। दीप से कामनाओं की पूर्ति होती है, इसलिए 28 वर्षों में 3 करोड़ से ज्यादा दीपक रामलला के लिए हम जला चुके हैं। क्योंकि राम मंदिर निर्माण के लिए हमने जो जमीन सरकार से मांगी थी वह हमें करने के लिए नहीं दी गई, इसलिए व्यवस्था के नाते हम बल्लियों पर दीपक स्थापित कर रहे हैं। 33,000 दीपों का लक्ष्य मेरा रोज का है कि 1 महीने 5 दिन में वो संख्या 11.5 लाख पूरी हो सके और दीप का संकल्प पूरा हो जाए। उसके बाद 1,51,000 दीपों से गंगा महाआरती करके भगवती से प्रार्थना करेंगे कि राम मंदिर निर्माण शीघ्र हो। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि मौनी महाराज का ये मानना है कि 11.5 लाख जो दीपों का लक्ष्य है वो पूरे मेला समय तक पूरा होगा और 1,51,000 दीपों के साथ वो महाआरती गंगा तट पर करेंगे। और उनका मानना है कि इस तरह से भगवान शिव की आराधना करने से और ये महायज्ञ करने से राम मंदिर का निर्माण जरूर होगा। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। तो महायज्ञ ही नहीं बल्कि यहां पर महासंसद का भी आयोजन होने जा रहा है राम मंदिर को लेकर। दरअसल वीएचपी ने तमाम कोशिशें कर ली, तमाम आंदोलन खड़े किए, हो हल्ला किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मंदिर बनने को लेकर के निर्णायक कदम अब तक उठ नहीं पाए। तो अब विश्व हिंदू परिषद ने गेंद संतों साधुओं के पाले में डाल दिया है। वीएचपी ने कहा है कि राम मंदिर पर अब आखिरी फैसला महात्मा ही करेंगे। संगम नगरी में 31 जनवरी और 1 फरवरी को धर्म संसद लगने वाली है, जहां राम मंदिर की गूंज फिर से सुनाई देगी। बल्कि आर पार के फैसले की बात कही जा रही है। इस बीच वीएचपी ने मांग की है कि सरकार कानून बनाकर राम मंदिर का रास्ता साफ करे। साथ ही जोड़ दिया है कि विश्व हिंदू परिषद चाहता है कि राजनीति के केंद्र में हिंदुत्व ही रहे। निर्णय लेंगे ही, जो निर्णय लेंगे उसका पालन विश्व हिंदू परिषद करेगा। हम तो यह चाहते इस देश की राजनीति सदा हिंदुत्व के मुद्दे से ही प्रभावित होते रहे और हिंदुत्व का मुद्दा ही राजनीति के, समाज नीति के केंद्र बिंदु में बना रहे। कुंभ से राम मंदिर की मांग लगातार उठने लगी है और ये मांग जोर पकड़ रही है। आप यकीन मानिए, मैंने खुद कुंभ में अनुभव किया कि जितने भी यहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं या साधु संत पहुंचे हुए हैं, सबके अंदर एक ही मांग है, एक ही बात उभर कर सामने आ रही है, राम मंदिर का निर्माण कब होगा। लेकिन इस कुंभ के दौरान एक से एक वीवीआईपी भी पहुंच रहे हैं और अब बारी है राष्ट्रपति की। रामनाथ कोविंद यहां पर पहुंच रहे हैं कल। इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संगम में कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति साधु संतों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद बालसन चौराहे पर महर्षि भारद्वाज की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे और फिर हरिजन सेवक संघ की गांधी के विचारों पर आयोजित गोष्ठी का उद्घाटन करेंगे रामनाथ। इस दौरान राज्यपाल भी और सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार मौजूद रहेंगे राष्ट्रपति के साथ। तो क्या राष्ट्रपति के सामने भी कुंभ में राम मंदिर का मुद्दा उठाया जाएगा? जो साधु संतों से जब मुलाकात होगी ये भी देखना होगा, नजर रहेगी हमारे। आइए अब रुख करते हैं सियासी गलियारों का।
जैसे ही गठबंधन हुआ है बीएसपी और एसपी का, इसके साथ ही अब सड़कों पर राजनेताओं का मूवमेंट बढ़ता दिख रहा है लगातार। आज मुलाकात हुई आरएलडी नेता की एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से। जयंत चौधरी मिले, दावा किया कि मुलाकात अच्छी थी, हालांकि सीटों पर बात पूरी हो नहीं पाई है। अब वो बीएसपी अध्यक्ष मायावती से भी मिलेंगे, उम्मीद है कि अधूरी बात यहां पूरी हो जाए। आरएलडी की मांग 4 सीटों की है, 2 मिले हैं, एक का भरोसा अखिलेश ने अपने कोटे से दिया है, दूसरे पर अभी बात बाकी है, क्या वो मायावती से पूरी होगी देखना होगा। लेकिन दूसरी जो तस्वीर है वो भी देखिए, पीएसपीएल के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने एक नए गठबंधन का जिक्र कर दिया है। बीजेपी ने, तीसरी तस्वीर है कि करिश्मे का दावा किया है, कहा है कि अकेले दम पर चुनाव लड़ने के बाद वो इन गठबंधन के बावजूद 73 से 74 ही होगी। और साथ ही कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान तो किया है, मगर कुछ सीटें छोड़ने की बात भी कह दी है, मगर साथी कौन होगा ये अभी भी साफ नहीं है। कांग्रेस को तलाश है अपने साथी की। तो ये बड़ी हलचल है आज की सियासी जगत में। तो आइए एक एक करके इन तस्वीरों को समझिए। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मुलाकात हुई, क्या बातें इसमें हुई, क्या बातें निकल करके सामने आई। और ये साफ साफ अभी तो नहीं कहा गया है, लेकिन जयंत चौधरी ने जरूर कहा ये कि बातें अच्छी रही हैं, सकारात्मक रही है। खबर यह भी आ रही है कि एक सीट अपने कोटे से अखिलेश यादव ने देने की बात कह दी है आरएलडी को, यानी कि करीब करीब अब तय मानिए कि आरएलडी भी इस गठबंधन में शामिल होने जा रहा है। और इसके साथ ही जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, जिसको जाट बेल्ट के तौर पर भी जाना जाता है, वहां का समीकरण इससे बदल सकता है। इन तीनों पार्टियों के साथ आने से या इन दोनों यानी बीएसपी एसपी के साथ आरएलडी के आने से क्या नतीजे होंगे। और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने इस बीच एक बात कहकर नई चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि समान विचारधारा वाले दलों के साथ वो भी गठबंधन करेंगे और बीजेपी के खिलाफ वो भी मोर्चा खोलेंगे। तो क्या ये लड़ाई त्रिकोणीय होगी, लेकिन वो कौन समान विचारधारा वाले दल हैं जिसके साथ शिवपाल यादव की पार्टी गठबंधन करेगी, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। सबसे ज्यादा किसान, गरीब, फिर व्यापारी बहुत दुखी है। तो देश की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है उसके साथ जो समान विचारधारा के लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, वो मिलकर के एक गठबंधन बना करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा देंगे। तो एक तरफ एसपी, बीएसपी और अब आरएलडी का जो गठबंधन है वो ताल ठोक रही है बीजेपी के खिलाफ, दूसरी तरफ अब शिवपाल यादव साथियों की तलाश कर रहे हैं, वो भी ताल ठोक रहे हैं, और तीसरी तरफ कांग्रेस भी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि वो तो हर हाल में बाजी मारेगी, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले। जेपी नड्डा केंद्रीय प्रभारी पहुंचे यहां, तो उन्होंने कहा कि इस बार एनडीए को पिछली बार मिशन 73 सीटें मिली थी, तो इस बार मिशन 74 है, मिशन 74+। उन्होंने कहा कि हर हाल में बीजेपी पिछली बार से ज्यादा सीटें लाएंगी। मायावती और अखिलेश के वादा खिलाफी के आरोप पर नड्डा ने कहा कि अखिलेश और मायावती अपना रिकॉर्ड बता रहे हैं। मायावती जी की बात की और आपने अखिलेश जी की बात की, ये अपना रिकॉर्ड बता रहे हैं। दे आर टेलिंग देयर रिकॉर्ड। आंकड़े स्पष्ट हैं और हम किसी भी मंच पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं आंकड़ों के साथ। उनका जीवन और उनका राजनीतिक संस्कृति जिस तरह। और इस सब के बीच कांग्रेस भी कह रही है कि हम किसी से कम नहीं, अकेले चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस भी ताल ठोक रही है। और वो कह रही है कि वो एसपी बीएसपी गठबंधन को भी चित कर देगी और साथ ही बीजेपी को भी। यहां पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम नबी आजाद की अध्यक्षता में बैठक हुई, इसमें प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर भी शामिल रहे। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वो कुछ सीटें छोड़ भी सकती है और कुछ दलों के साथ सीटों पर समझौता भी हो सकता है। और एक बार फिर से रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने विश्व के पटल पर झंडा गाड़ा है। दरअसल आपको बताऊं कि टॉप ग्लोबल थिंकर 2019 की रैंकिंग में
मुकेश अंबानी को शामिल किया गया है। अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका फॉरेन पॉलिसी ने अपनी वेबसाइट में 100 नामों का ऐलान किया है। इस सूची में भारत के सबसे धनी शख्स मुकेश अंबानी के साथ Alibaba.com के संस्थापक जैक मा, अमेजॉन के CEO जेफ बेजोस और IMF की प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड का नाम भी शामिल है। फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक मुकेश अंबानी 44.3 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 2018 में जैक मा को पीछे छोड़ते हुए एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। तेल, गैस और खुदरा क्षेत्र में वर्चस्व के साथ दूर संचार के क्षेत्र में रिलायंस जियो की सफलता ने उन्हें एशिया में टॉप पर पहुंचाया है। फॉरेन पॉलिसी पत्रिका ने रिलायंस जियो की तारीफ करते हुए लिखा है कि जियो की शुरुआत के बाद 6 महीने के अंदर सेल्युलर डेटा और वॉइस सेवा के क्षेत्र में जियो ने 10 करोड़ से ज्यादा ग्राहक जोड़े हैं। जियो ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में स्मार्टफोन और इंटरनेट के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। पत्रिका ने यह भी लिखा है कि अगले चरण में अपने डिजिटल स्पेस का इस्तेमाल करते हुए मुकेश अंबानी गूगल और फेसबुक को टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि डिजिटल स्पेस के जरिए अंबानी प्रोडक्ट और जीवन शैली से जुड़ी वस्तुओं को बेचने का प्लान बना रहे हैं। दरअसल अमेरिकी पत्रिका फॉरेन पॉलिसी 2019 में ग्लोबल थिंकर सूची के 10 साल होने का जश्न मना रही है और इसलिए 100 लोगों की सूची को 10 अलग अलग श्रेणियों में बांटने का निश्चय किया है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को प्रौद्योगिकी से जुड़ी टॉप 10 शख्सियतों में स्थान दिया गया है। बताएं कि यह पत्रिका 22 जनवरी को प्रकाशित की जाएगी। आम्रपाली ग्रुप की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, बल्कि बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब आम्रपाली के CFO को 4.5 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही आम्रपाली के निवेशकों के पैसे दूसरी कंपनी को भेजने के बारे में भी जवाब मांगा है। साथ ही यह भी बात सामने आई है कि विदेशी फाइनेंस कंपनी के जरिए मॉरिशस से करोड़ों की रकम का हेरफेर किया गया। इसको लेकर कोर्ट ने भारत के प्रतिनिधि से जवाब मांगा है और अधूरे प्रोजेक्ट शुरू करने को लेकर भी जवाब मांगा गया है आम्रपाली ग्रुप से। अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। और बुलंदशहर में कारोबारी के खिलाफ किसान लामबंद हो गए हैं। पोंटी चड्ढा के बेटे मोंटी चड्ढा की विप शुगर मिल के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। अभी तक उनके 30 करोड़ बकाए हैं। दरअसल जो शुगर मिल के ऊपर बकाया है किसानों का, उसके लिए ये मुकदमा दायर किया गया है। बकाये के भुगतान अगर नहीं हुआ तो किसानों ने अल्टीमेटम दिया है कि चड्ढा ग्रुप के मॉल्स, डिस्टिलरी और फैक्ट्रियों पर वो ताला जड़ देंगे, इन सभी पर कब्जा कर लेंगे। आपको बताएं कि मायावती की सरकार के वक्त पोंटी चड्ढा को ये निजी शुगर मिल दी गई थी, लेकिन इस पर 30 करोड़ का किसानों का बकाया हो गया है। और मैनपुरी में एक इतिहास बना, जो कि बेहद ही खूबसूरत इतिहास है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। एक साथ यहां 11,000 छात्र छात्राओं ने सूर्य नमस्कार कर यह इतिहास रच दिया। कार्यक्रम का आयोजन RSS से संबंधित संगठन विवेकानंद स्मारक समिति ने किया था। शहर के विशाल क्रिश्चियन मैदान में कई स्कूलों के छात्र छात्राओं को सूर्य नमस्कार में हिस्सा लेते देखा जा सकता है। कार्यक्रम का आयोजन विवेकानंद जयंती के मौके पर किया गया था। तो ये थी खबरें मतलब की, लेकिन न्यूज़ 18 पर जारी है लगातार खबरों का सिलसिला। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।